ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं फर्दर इन एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो हम लोगों ने ना कल लास्ट क्लास में पीएच का कैलकुलेशन सीखा था, है ना, और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़े न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं जो न्यूमेरिकल्स तुमको दे रहा हूँ उसकी कैटेगरी थोड़ी अलग है। ठीक है ना, क्या है? न्यूमेरिकल लिखो जरा। सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, sample of water from a pond has OH minus concentration 10 to the power minus 10 m. Find its pH. फाइंड करके बताइए फटाक से। कौन है ये? वंश, मिस्टर तेजू खाओ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और ध्यान से सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है ना, जब हम ध्यान नहीं देते हैं, जब हम पूरा कंसंट्रेट होकर चीजों को नहीं समझते हैं ना, तो हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना और समझना होता है। हाँ, कोई पूछ रहा है डू यू लाइक मी? इसके लिए फार्मूला क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? वो है तो H+ वाला फार्मूला था। तो सही बात है, H प्लस वाला ही फॉर्मूला होता ही है पीएच का। तुमको H प्लस ही निकालना ही पड़ेगा। किसी को आइडिया है कैसे होगा? एनीवन? किसी को नहीं है, कोई ध्यान से नहीं पढ़ रहा, नो वन, सब मौज कर रहा है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दैट H प्लस इंटू OH माइनस ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 10 minus 14। ये याद है किसी को? सर, तो इसकी ये वाली जो पढ़ा क्लास किए थे उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक डाले नहीं है क्या ऐप पे? नहीं डाले होंगे यार, भूल गए होंगे हम तो, चल बहुत परेशान। ठीक है, इसीलिए सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। हाँ, तो तुमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा था, पिछली क्लास नहीं अटेंड की हो क्या? नो सर, हमें लगा वहीं तक वीडियो है, लेक्चर 3 तक। नहीं नहीं नहीं, एक क्लास और हो चुकी है, चलो ठीक है, डाल देंगे। ठीक है, ठीक सर। अच्छा अब देखो, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ये फॉर्मूला होता है ना। अब तुमको OH माइनस पता है, 10⁻⁻10, H प्लस इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसको इस साइड भेजेंगे तो H प्लस आ जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻10, है ना। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो पता है ना सबको, ये 10⁻⁻14, और ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻10। ये -14 और +10, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। मीन्स H प्लस हो गया 10⁻⁻4। पीएच कितना होगा? 4। हाँ, ये H प्लस कंसंट्रेशन मिलने के बाद ना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता, और खास करके तुम्हारे लेवल पे यहाँ वैल्यूज बस ऐसे ही आती। ठीक है, तो पीएच हो गया 4। अब एक ट्रिक और है, अब जैसे OH माइनस, अब जैसे पीएच H प्लस दिया है 10⁻⁻4, तो डायरेक्टली 4 निकाल लिए ना, वैसे OH माइनस से भी है। OH माइनस से क्या आता है? OH माइनस से बेसिकली आता है POH। क्या आता है? POH। इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एरो बना के लिख लो,
पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करो फटाक से सब लोग। ये ऊपर न्यूमेरिकल लिखा है, इसको सॉल्व करो, ये पूरा सॉल्व करो, H प्लस निकल गया, उसके बाद पीएच का पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना। सॉल्व करके मुझे डन बताओ तो मैं चाय पी लूं। कहाँ गया जी? चार बजे। डन सर। ओके, अब देखो फर्दर, ये POH का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इससे मेरा POH निकलता है, और POH और PH में हमेशा ना 10 का डिफरेंस होता है। मींस अगर बेसिकली अब देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -10 दिया था, तो मेरा pH 4 आया है ना। क्यों आया है? सिंपली क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है 14 में से इसको माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो वैल्यू दी हुई है ना 14 में से उसे माइनस कर देना है। ठीक है, ओके, यस सर। गुड, यस सर। ओके। अब जैसे पीएच होता है वैसे ही पीओएच का भी स्केल होता है, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस डायरेक्टली ये ट्रिक समझ लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। पीएच के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे अनटिल एंड अनलेस कि ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए। अब ये एक जो है अपग्रेडेड लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। H प्लस का कंसंट्रेशन 2 × 10 टू द पावर -6 m दिया है। ठीक है, कोई है जो निकाल देगा पीएच इसका? एनीवन? कोई है? कोई नहीं है? 12। बट और कोई? देखो देखो मैं सिखा दे रहा हूँ। pH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे हम वो होगा 2 × 10⁻⁶। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लॉग के पते होने चाहिए, वो है log m × n। ऐसे लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर लिखा हो log m टू द पावर n तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, या वाइस वर्सा। अगर लिखा हो log m अपॉन n तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, ये होता है। तो अभी लिखा है log 2 × 10⁻⁶, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ये देखो माइनस यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख लो क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर माइनस को यहाँ छोड़ दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। प्लस log 10 टू द पावर -6। अब ये हुआ माइनस, वहीं बाहर रखे रहो माइनस को, log 2, और ये -6 यहाँ आएगा तो -6 जब प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6 log 10। यहाँ पे लगा है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो ये ऊपर पहला वाला फॉर्मूला लगा। ये बात समझ में आ रही है? log 2 की ना एक अपनी वैल्यू होती है, वो है 0.301। ठीक है, ये एक लॉग चार्ट है आपकी बुक में, मैथ्स की बुक है तुम लोग के पास सभी सामने? आज मैथ्स की तो क्लास है दूसरी वाली। ये हो जाएगा -0.301 -6, क्योंकि log 10 की वैल्यू × 1 होगी तो × 1 कर दिया, log 10 की जगह 1 कर दिया। ओके,
अच्छा, इज इक्वल टू, अब ये माइनस यही रहने दो, ये -6 + 0.301, सो इट विल बिकम 9 9 6 and 5 -5.699। अब ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5.699, तो मेरा पीएच हो जाएगा 5.699। यहाँ वाला कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, ये वाला? किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट तो नहीं है? सब तेजु खां हो गए यार, जल्दी सॉल्व करो इसको। और मैथ्स की बुक अभी अपने पास रख लो, मैं अभी तुरंत तुमको लॉग टेबल देखना भी बता दे रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ ये सब कोई सिखाता होता नहीं है, पता नहीं क्यों लोग नहीं सिखाते, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लॉग टेबल देखना आना चाहिए। प्लस 12 तक बच्चे आ जाते हैं, ग्रेजुएशन तक, और उनको लॉग टेबल देखने नहीं आता है। हो गया? सॉल्व कर लिए? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, क्लियर भी हो गया होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें। गुड, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ रहे हैं, तो अब मैं पीएच छोड़ रहा हूँ, हो गया, बहुत पीएच पढ़ा लिया, ठीक है ना? अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब मैं एसिड और बेस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है जो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? और ये एरो बना के लिखना है इसको, इंपॉर्टेंट टाइप का इंडिकेटर होता है, ठीक है? बेसिकली ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हिमांशु सर से पढ़ने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, है ना? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नाम क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हाँ, जरा एक बार सब लोग प्रोनाउंस करेंगे इसको, क्या नाम है? all All fact All indicator. factory indicator. हाँ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है? अच्छा, ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, ये बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जो स्मेल अपना, सॉरी, जो अपना स्मेल चेंज करती हैं। क्या चेंज करती हैं? स्मेल चेंज करके, ठीक है ना? मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस को इंडिकेट करने के लिए अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, इन इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब जब डिफाइन करेंगे हम, तो हम लिखेंगे द इंडिकेटर्स who change their smell to identify a substance as acid or base is known as olfactory indicators। समझ में आया? समझ में आया? Yes sir. गुड, अब इसका ना एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है प्याज, जिसको हम आंग्ल भाषा में ओनियन कहते हैं, ऑनियन, है ना? अब ये जो प्याज होता है, ठीक है, अगर आपने कभी कोशिश किया हो करने का तो आपको पता रहेगा, जब हम इस पे एसिड डालते हैं ना, तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। एसिड में ये अपनी स्मेल को रिटेन करके रखता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही ओनियन पे आप बेस डालेंगे, क्या डालेंगे? तो वो अपनी स्मेल लूज कर देगा, मतलब उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है? एक दूसरा इंडिकेटर वनीला है, वनीला जानते हैं ना?
वनीला जानते हैं ना, यस सर। वनीला एक्सट्रैक्ट, इसके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। ककम्बर, ककम्बर जानते हो ना, यस सर। क्या होता है ककम्बर हो? यस सर। सर खाया जाता है सर, होता फ्रूट्स की तरह। अच्छा, फ्रूट्स की तरह खाया जाता है। ये क्या करता है, क्या करता है? ये स्मेल रिटेन वाटर। करके रखता है एसिड के साथ और बेस के साथ लूज कर देता है। समझ गए? तो ये सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, बेसिकली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करते हैं? स्मेल चेंज करते हैं। स्मेल चेंज करके इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि कोई चीज एसिड है या बेस है। गॉट इट? तो डेफिनेशन बताओ जरा सलोनी। The indicators who change their smell to identify acid or base. हाँ सचिन। The indicator who change their smell to identify acid or base. हंस। The indicator who change their smell to identify a substance as acid or base is called as olfactory indicator. शाबाश, वेरी गुड। रिमझिम। The indicator who change their smell to identify the acid or base. हेलो। The indicators which change their smell to identify the other substance as acid or base. गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल में ऑनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट और ककम्बर लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? मेरा इंडिकेटर का पार्ट हो गया खत्म, ठीक है? तो अभी तुमने क्या पढ़ लिया? अभी तुमने पढ़ लिया एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन, बेस की प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है, और इंडिकेटर और एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन। अब आगे जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, लेकिन हम उसमें सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। मींस सबसे पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी लेंथी हैं, ठीक है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली हेडिंग डालेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख के हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अच्छा, लिखने का तरीका कई बार मैंने क्लास में ये समझाया है। अब यहाँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डाल रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं हेडिंग्स लिखूंगा। इसके अंदर जितने हेडिंग्स लिखूंगा ना, मैं ये वाले नंबर से थोड़ा ऐसे लिखूंगा। ए, टेस्ट, कैसा होता है टेस्ट? बी, अरे कैसा होता है टेस्ट? और सॉर होता है। कलर, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, सब के सब लगभग कलरलेस, ठीक है? सी, फिजिकल स्टेट, ऑलमोस्ट लिक्विड। सारे को लिक्विड नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट। जैसे एसिटिक एसिड होता है, ग्लासियल हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन ये है कि रूम टेम्परेचर पे लगभग सबके सब लिक्विड ही होते हैं। डी, पेस्ट हो गया, कलर हो गया। कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर मतलब समझ रहे हो ना? ये क्लास 8th में पढ़े होगे, कोरोजन। मैंने भी शायद क्लास 9th में पढ़ा है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं ना 9th में तुमने। कोरोसिव नेचर, पता है कोरोसिव नेचर क्या होता है? हाँ, अरे किसी को पता है तो बताओ। व्हाट इज कोरोसिव नेचर? नहीं पता?
कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब होता है किसी दूसरी चीज को खराब कर देना। कोरोसिव मतलब होता है खराब कर देने वाला, ठीक है, या बेसिकली जला देने वाला। क्या करने वाला? जला देने वाला। तो फिलहाल जो एसिड्स होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं। अभी बेस को भी मैं कोरोसिव नेचर लिखवाऊंगा, तो वहां पे मैं लिखवाऊंगा कोरोसिव, केवल कोरोसिव लिखवाऊंगा, हाईली कोरोसिव नहीं लिखवाऊंगा। बेस जो है हाईली कोरोसिव नहीं होते हैं, लेकिन एसिड्स जो है वो हाईली कोरोसिव होते हैं, खास करके कंसंट्रेटेड एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ही हाईली कोरोसिव होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। किसमें सॉल्युबल होते हैं ये? सॉल्युबल इन व्हाट? Water. हाँ, वाटर, ठीक है। एसिड है तो वाटर में सॉल्युबल होगा ही होगा, ठीक है ना, सारी डेफिनेशन में यही पढ़े ही हो, ठीक है। तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारे एसिड की, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब देखो इस चैप्टर को मैं ना मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे चैप्टर्स में सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, तुम्हारे सिलेबस में है, अलग से जो पढ़ना है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है। इन सब की स्टडी लगभग मैं तुमको यहाँ बता दूंगा, यानी कि इन सब की सारी प्रॉपर्टीज लगभग मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सबसे पहले ए नंबर डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन। ठीक है, सारे एसिड्स वाटर में डालने पे हाइड्रोलाइज होकर के आयोनाइजेशन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। जितने भी एसिड्स हैं जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, लिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन होता है, वो ब्रेक होकर के आयंस में टूट जाते हैं, चाहे वो हो कंप्लीटली या वो हो पार्शियली। अब देखो यहाँ पे एक मैंने लिखा है, इसको मैंने ऐसे बनाया ना एरो, सिंपल इधर से इधर, ये मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, पूरी तरीके से ब्रेक हो रहा है। और जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा एरो, मतलब दोनों साइड, इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं, तो ये क्या होता है ना, ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है, मींस 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। पार्शियल आयोनाइजेशन मतलब क्या है कि अगर तुमने 2 ग्राम लिया है तो उसमें से हो सकता है 1 ग्राम आयोनाइज हो और 1 ग्राम आयोनाइज ना हो। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, आ रहा है ना? यस सर। गुड, Yes, Yes. ठीक है। तो एसिड कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रांग हो, ये बेसिकली स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, और चाहे वो वीक एसिड, दोनों ही आयोनाइज होते हैं, लेकिन दोनों के आयोनाइजेशन में डिफरेंस होता है। स्ट्रांग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है और वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है। इसीलिए अभी आगे ना इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। मैंने उसको पहले इसीलिए नहीं पढ़ाया ना अभी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में ना no, इनका इंपॉर्टेंस है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या है? और जितने भी वीक एसिड हैं वो सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बेसिकली जो कम आयोनाइज होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो ज्यादा आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। समझ में आया? फिलहाल वो चीज आगे पढ़नी है, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है और वीक एसिड कैसे आयोनाइज होता है? partially. पार्शियली आयोनाइज होता है, ठीक है। अच्छा, बी, इसके बाद जब मैं पढ़ूंगा तो बी नंबर देखो,
यहाँ पे मैं पढ़ूंगा रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद, और वो भी मैं अभी लिख रहा हूँ एक्टिव मेटल्स। किसके साथ? एक्टिव मेटल्स के साथ। ठीक है, एक्टिव मेटल्स मतलब क्या होता है भाई? कोई है सूरवीर जो बताया मुझे, व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिव मेटल्स? जो हाइड्रोजन के अबव है वो सारे एक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारे एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है ना? अच्छा, याद रखना कि जब हम रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स पढ़ेंगे तो हम HNO3 को छोड़ के बाकी सबसे पढ़ेंगे, एक्सेप्ट देखो, इस स्टेटमेंट में लिख लो इसको। होता क्या है ना कि जब एसिड्स एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ऑल डाइल्यूट एसिड्स, विच एसिड्स? यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड का एक्सेप्शन है, ठीक है? ऑल डाइल्यूट एसिड्स, व्हाट आई एम सेइंग, ऑल डाइल्यूट एसिड, जितने भी डाइल्यूट एसिड हैं HNO3 को छोड़ के, ठीक है? जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं और जितने भी एसिड्स हैं, अगर उनको डाइल्यूट केस में लेंगे तो आपस में रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एसिड HNO3 नहीं होना चाहिए, HNO3 को छोड़ के। मींस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M, ठीक है ना? ये M एक्टिव मेटल है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसिड, ये एसिड डाइल्यूट है, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो मैं Mg ले लूं और प्लस HCl ले लूं डाइल्यूट, तो H2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा पक्का। अब सिंस Mg ही तो H को डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए तो H2 प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा अलग क्या प्रोड्यूस होगा? MgCl2, है ना? ये क्यों MgCl2 ही बना, MgCl क्यों नहीं बना, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको मेरी क्लास 9th में पढ़ाई हुई चीज एकदम प्रिपेयर्ड हो। वो क्या है कि जब Mg की बात करते हैं तो Mg पे चार्ज कितना डेवलप होता है? 2 +2 पॉजिटिव। वेरी गुड। और Cl पे कितना प्रोड्यूस होता है? -1 का। तो सिंस MgCl के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए Mg2+ और Cl- की वजह से जो फॉर्मूला बनेगा मेरा प्रोडक्ट साइड में, वो MgCl2 बनेगा, ठीक है? फिलहाल ये जो भी बनेगा ये होगा, ये है सॉल्ट। क्या है? और वो कैसा सॉल्ट? इसको हम मेटालिक सॉल्ट कहते हैं। कैसा सॉल्ट कहते हैं? मेटालिक सॉल्ट, ठीक है? ये बना मेरा मेटालिक सॉल्ट। और दूसरी चीज क्या हुई? गारंटीड है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है? आलोक क्या बात है? सर नहीं तो खराब बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन कराया, मेटालिक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हमेशा ही होगा, केवल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है एसिड का। कौन सा? कौन सा एक्सेप्शन है? नाइट्रिक एसिड के साथ। गुड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है? अब ये मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, इसको करना आपको खुद से है, ठीक है? ये 3 रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, इन तीनों रिएक्शंस को आपको खुद से करना है। वो स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। कौन सा स्टेटमेंट?
all dilute acids except HNO3, okay, on reacting with active metals produces H2 gas. और ये 3 रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस को करके मुझे बताएंगे, ओके। आई एम वेटिंग, मैं देख रहा हूँ कि कौन समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है। रिस्पॉन्स के हिसाब से आई विल मेक माई आइडिया। हो गया सर। बताओ। MgSO4 plus H2, CaCl2 plus H2, फिर FeSO4 plus H2. ओके, नेक्स्ट। और कोई? क्या ये सब सही बता रहा है? Yes, sir. वंश, सलोनी, रिमझिम, तुम लोग क्या कर रहे हो? Yes, sir. हाँ, डन हो गया। Yes, sir. ठीक है, ओके, गुड। सलोनी और रिमझिम, तुम लोग की आवाज नहीं आई। यस सर, हो गया। ठीक है, Mg के साथ MgSO4 बना, प्लस H2 निकला। यहाँ पे CaCl2 बना, प्लस H2 निकला। यहाँ पे दो चीजें बन सकती हैं, एक तो FeSO4 प्लस H2। मैं इसीलिए पूछ रहा था, किसी को कुछ डिफरेंस नहीं आया क्या? Fe2SO3 का होल थ्राइस बनेगी Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। इट डिपेंड्स ऑन द हीट प्रोवाइडेड एंड Fe प्रोवाइडेड। Fe अगर एक्सेस में डाल दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड, चलो यस सर। ठीक है, ओके। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? आपको आइडिया होना चाहिए ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क ये है कि इन सबको बैलेंस करना है। ठीक है ना? और होमवर्क करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है ना? भूलिएगा नहीं, इन सबको बैलेंस करना है, ठीक है। और मेरा टेस्ट अगले महीने है। और अब ना मैं वो MCQ वाला टेस्ट नहीं लूंगा। MCQ का मतलब एक टेस्ट क्या लिया MCQ का, तुम लोग 80, 90 और 70% लेकर के आ गए। हाँ, चीटिंग कर रहे हो क्या? सर उसमें एक गलत दिखा रहा था। नहीं नहीं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हाँ तो वो ट्रिपल बॉन्ड करेक्ट हो गया। बनाता है सर, हाँ वो करेक्ट हो सिंगल गया। बॉन्ड कहाँ? हाँ यार वो सर करेक्ट। सही हो गया अपने आप बाद में। वो बाद में फिर जब मैंने चेक किया ना तो मैंने करेक्ट कर दिया, रीएवैल्यूएट करके करेक्ट कर दिया, ठीक है। वो ऑटो करेक्ट, ऑटो चेक का ऑप्शन होता है ना, तो उसमें पेपर अपलोड जिसने किया है उसने जो है आंसर गलत डाल दिया है, समझ गए? चलो, वो करेक्ट हो गया है। लेकिन एक क्वेश्चन था वंस, कौन से क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत है उसको छोड़ के? तो गलत नहीं था, जब लास्ट में सब मिला रहे थे तो मुझे नहीं पता था साइड में क्लिक करने से हट जाएगा। क्लोरोफॉर्म तो कोवैलेंट कंपाउंड होता ही है। हाँ, क्लोरोफॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो पेपर यार देखो एकदम इजी था, MCQ का पेपर था, बहुत डिफिकल्ट पेपर बन नहीं सकता था क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इजी गोइंग टाइप का पेपर था। लेकिन यही अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैं MCQ बनाऊंगा ना तो बड़ा डिफिकल्ट आएगा। चलो टाइम अप होने वाला है, किसी को कुछ बोलना है? यस सर। हाँ बोलो।
पीछे का वीडियो सर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके अपलोड कर दूंगा। सर हाँ सर लॉग चैट आप, अरे चार्ट आप टेबल। बताए नहीं कैसे देते। हाँ यार देखो लॉग टेबल बताना दिमाग से निकल गया। तो चलो लॉग टेबल नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना।